जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिवाली मनाने के साथ साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मौद्रिक अवधारणाओं की श्रृंखला में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रा और उसका वर्गीकरण, मनी एंड देयर क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के बारे में। एक परीक्षा की तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जहां जानना आवश्यक होता, वही एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुद्रा उपयोगी होती है, तो उसे भी मुद्रा के रूप में जानना चाहिए। इसी को हम ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रा एंड उसका वर्गीकरण, मनी एंड देयर क्लासिफिकेशन। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का कार्य क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार होता है, मुद्रा स्फीति क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब को के संदर्भ में आज हम आपको बेसिक से एडवांस की तरफ हम ले चलना चाहेंगे। बेसिक सबसे पहले कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रारूप क्या है, उसके बाद हम एडवांस के तरफ बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, अर्थशास्त्र में मुद्रा की परिभाषा यह दी जाती है, कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा का कार्य करे। फिर एक बार परिभाषा, कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा का कार्य करे। यहां पर जो मुद्रा की परिभाषा दी गई है वह मुद्रा के कार्य के आधार पर दी गई है। अर्थशास्त्र में इस परिभाषा को मुद्रा की सबसे बेहतर परिभाषा माना जा रहा है। आज हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों की परिभाषा नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम मुद्रा की एक कॉमन परिभाषा जो हमारे और आपके लिए, एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है समझना जानना, उसी के बारे में। तो कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है जो मुद्रा का कार्य करे। हमने कहा मुद्रा आज हम डिस्कस करें तो इसकी परिभाषा हमने दिया, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है कहलाती है जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य। इस परिभाषा के आधार पर, इस परिभाषा को मुद्रा के कार्य के आधार पर परिभाषित किया गया। तो प्रश्न उठता है कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो मित्रों, मुद्रा के चार कार्य हैं। मुद्रा के जब कार्य बताया जाता है, मुद्रा के कार्य, तो पहला मुद्रा का कार्य है विनिमय, एक्सचेंज। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो पहला मुद्रा का कार्य है विनिमय। दूसरा संचय, कलेक्शन करना। हम संपत्ति का कलेक्शन मुद्रा के माध्यम से करते हैं, हम दौलत का कलेक्शन मुद्रा के माध्यम से करते हैं। तो मुद्रा का दूसरा कार्य। तीसरा भुगतान का माध्यम, मीडियम ऑफ पेमेंट, भुगतान का माध्यम।
और चौथा कार्य है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, यह मुद्रा के 4 कार्य बताए गए हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है जिसे विनिमय के रूप माध्यम के रूप में, संचय के संदर्भ में, भुगतान के माध्यम के रूप में या किसी वस्तु का मूल्य निकालने के मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता, तो उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा के यह 4 कार्य हैं। क्लियर हुआ? इनके आधार पर मुद्रा को परिभाषित किया गया अर्थ। लेकिन एक सामान्य परिभाषा जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य विद्यार्थी के लिए जो अर्थशास्त्र जिसका विषय वस्तु नहीं है, एक सामान्य जानकारी चाहता, उसके लिए आइए हम मुद्रा। तो हम कहते हैं कि मुद्रा जो है, कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाती है जिसे विनिमय, मूल्य मापक, संचय और भुगतान के माध्यम के रूप में वैधानिक स्वीकृति के साथ साथ जन सामान्य की भी स्वीकृति प्राप्त हो, उसे मुद्रा कहते। फिर एक बार, कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक, संचय और भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे मुद्रा कहते। परंतु यहाँ पर उस वस्तु को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो और साथ में जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हों, लोग उसे स्वीकार कर रहे, सरकार ने उसे वैधानिक दर्जा, लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर जन सामान्य के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वह मुद्रा हमारे लिए यूजलेस होगी, हम उस मुद्रा का कोई महत्व नहीं होगा, वह मुद्रा इनसिग्निफिकेंट होगी। तो इसलिए वैधानिक स्वीकृति के साथ साथ जन सामान्य की स्वीकृति भी जरूरी होती है। अब अगले तरफ, तो मित्रों अभी हमने बताया कि मनी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। तो एक बार इसकी परिभाषा हम दोहराने के बाद हम आते हैं मुद्रा का वर्गीकरण। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे विनिमय, संचय, मूल्य मापक और भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता, उसे वैधानिक स्वीकृति के साथ साथ जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब आते हैं मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण, मित्रों मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन सामान्यतया 3 आधार पर किया जाता। मुद्रा का वर्गीकरण, पहला है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, प्रकृति के आधार। दूसरा वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर। तीसरा हमारा है भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का यह वर्गीकरण। तो प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटते हैं।
लेखे की मुद्रा, लेखे की मुद्रा। दूसरा वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को विधि ग्राह्य मुद्रा, विधि ग्राह्य मुद्रा, चलिए फिर से हम चार्ट बनाते हैं थोड़ा सा। मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मुद्रा का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जाता है। पहला मुद्रा का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, आधार। दूसरा वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर। तीसरा भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर। जब प्रकृति के आधार पर होता तो लेखे की मुद्रा, और दूसरा वास्तविक मुद्रा। और वैधानिकता के आधार पर विधि ग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा के तीन भाग होते हैं: वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अब इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि मुद्रा का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर होता। जब प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण करते हैं तो उसके दो भाग हैं: लेखे की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा। अकाउंट ऑफ मनी, लेखे की मुद्रा, अकाउंट ऑफ मनी, और दूसरा जो है रियल मनी। अब लेखे की मुद्रा क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। वास्तविक मुद्रा क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। ऐसी मुद्रा लेखे की मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा लेखे की मुद्रा कहलाती है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा, राज्य द्वारा, देश द्वारा अपने हिसाब किताब को, लेन देन को मेंटेन किया जाता है। किसी भी ऐसी मुद्रा को हम लेखे की मुद्रा कहते हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा, राज्य द्वारा, देश द्वारा अपने लेन देन के हिसाब किताब को मेंटेन किया जाता, बनाए रखा जाता। सपोज दैट हमें किसी व्यक्ति को कुछ पैसा देना, कुछ धन देना तो या लेना है, तो हम कहते हैं कि उसको हमें 5,000 रुपया देना, 10,000 रुपया देना। या हम किसी वस्तु के संदर्भ में हम कहते हैं कि यह वस्तु की कीमत 10,000 रुपये है, इस कार की कीमत 10 लाख रुपए है, या भारत ने इस किसी देश को 10 करोड़ की सहायता दिया, 10 करोड़ रुपए की दिया, 10 करोड़ डॉलर की सहायता। तो यहाँ रुपया शब्द क्या है? लेखा को मेंटेन।
जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं 5 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो। चीनी लेने जाते हैं तो कहते हैं 2 केजी दे दो, 4 केजी दे दो। तो यहाँ पर जो केजी शब्द है इकाई मापक को व्यक्त करता। तो उसी तरह से यहाँ पर रुपया शब्द जो है या डॉलर शब्द जो है यह बताता कि किसके माध्यम से हमें अपने रिकॉर्ड को लेन देन करना। भारत के संदर्भ में लेखे की मुद्रा घरेलू स्तर पर अलग होती है, विदेशी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के परिप्रेक्ष्य में अलग होती है। हमारी मुद्रा रुपया अभी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा नहीं प्राप्त किया। हमारी मुद्रा का धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन कुछ विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष करते हैं तो वहां पर हमारी लेखे की मुद्रा बदल जाती है। घरेलू परिप्रेक्ष्य में अपने देश की भौगोलिक आर्थिक सीमा के अंतर्गत हमारी मुद्रा का जो है लेखे की मुद्रा हमारी क्या है रुपया। हमने कहा कि हमें 10,000 रुपया किसी से लेना, हमारा पेमेंट 20,000 रुपया, तो रुपया अकाउंट को मेजर करता, लेखे को व्यक्त करता। अंडरस्टूड। फिर है वास्तविक मुद्रा, रियल मनी। वास्तविक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके माध्यम से वास्तव में हम लेन देन करते हैं। वास्तविक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं। यह सिक्के भी हो सकती है, यह नोट्स भी हो सकती है। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल करेंसी भी है, वास्तविक मुद्रा का रूप ले चुकी है। डिजिटल करेंसी पहले भारतीय मौद्रिक मान व्यवस्था में, भारतीय मुद्रा मान व्यवस्था में केवल नोट और सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन आज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल करेंसी भी आ चुकी है। तो वास्तविक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है जिसके माध्यम से हम वास्तव में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, विनिमय करते हैं, धन संचय करते हैं, भुगतान करते हैं इत्यादि। तो आपसे पूछा जाए कि करंटली वास्तविक मुद्रा क्या क्या? नोट, चाहे वह 100 रुपए की नोट हो, 50 रुपए की नोट हो, 500 रुपए की नोट हो, या कुछ समय तक पहले 2000 रुपए की नोट चलते थे एटसेट्रा। तो इसके या वर्तमान में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिजिटल करेंसी भी वास्तविक मुद्रा है। छोटे भुगतान हमें करना है तो हम छोटी नोटों का प्रयोग करते हैं या सिक्कों का प्रयोग करते हैं। बड़े भुगतान करना है तो हम बड़ी नोटों का प्रयोग करते हैं। इट्स क्लियर हुआ? यह वास्तविक मुद्रा और लेखे की मुद्रा। भारत में हमारा वास्तविक मुद्रा क्या है? नोट है और सिक्के। हम विदेशों में जाते हैं तो हम इंडियन करेंसी को चेंज करा करके विदेशी करेंसी लेते हैं, उसके माध्यम से वहां लेन देन करते हैं। तो वास्तविक मुद्रा देश सापेक्ष होती है। जिस देश के मुद्रा बाजार में जो मुद्रा प्रचलन में होती है वह उस समय हमारे लिए वास्तविक मुद्रा बन जाती है। अब अगला है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के दो भागों में हम बांटते हैं। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है विधिग्राह्य मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में लीगल टेंडर मनी कहा जाता। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के दो भाग हैं। पहला विधिग्राह्य मुद्रा,
ग्राह्य मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। तो अभी हम विधि ग्राह्य मुद्रा की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी मुद्रा विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है। कोई भी ऐसी मुद्रा विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है जिसके माध्यम से हम किसी को वैध भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं और वह भुगतान स्वीकार करने के लिए बाध्य। अगर वह इस मुद्रा के माध्यम से वैध भुगतान स्वीकार नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है कानूनी, क्योंकि वह देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आपसे पूछा जा कि विधि ग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर मनी क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऐसी मुद्रा विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को वैध भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं और वह उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अगर इस मुद्रा के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उसके विरुद्ध किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप FIR पंजीकृत करा सकते हैं। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का आप अनुरोध कर सकते हैं। तो लीगल टेंडर मनी हमें वैध भुगतान करने का एक माध्यम बनती है। लीगल टेंडर मनी जो होती है हमें आर्थिक गतिविधियां चलाने का एक माध्यम बनती हैं। भारत में लीगल टेंडर मनी में सिक्के भी आते हैं, क्वाइन भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड भी हैं, डिजिटल करेंसी भी है। ये हमारी विधि ग्राह्य मुद्रा। विधि ग्राह्य मुद्रा को दो भागों में बांटा जाता है। सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, ग्राह्य मुद्रा, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा और असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा। असीमित विधि ग्राह्य, असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा। ऐसी मुद्रा को सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम छोटे भुगतानों को छोटे भुगतान कार्य करते। ऐसी मुद्रा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है जो छोटे भुगतानों का माध्यम है। सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा से कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर सीमा के बाद भुगतान लेने से मना कर देता है तो उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके विरुद्ध हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते हैं। वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाए तो ऐसी मुद्रा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है, जिसके माध्यम से हम एक सीमा तक ही भुगतान कर सकते हैं। उस सीमा के बाद कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करता या नहीं करता उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में 5 रुपए तक के नोट और सिक्के को RBI द्वारा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा घोषित किया गया है। अब है
असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, अनलिमिटेड इलीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड इलीगल टेंडर मनी, ऐसी विधि ग्राह्य मुद्रा, ऐसी विधि ग्राह्य मुद्रा, मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीमा तक भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं और वह भुगतान करने के लिए बाध्य। हमने क्या कहा? कोई भी ऐसी मुद्रा असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीमा तक भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं और वह स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर वह व्यक्ति स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। कभी कभी असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा होने के बाद भी हम व्यवहारिकता को ध्यान में हमें रखना पड़ता। जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपया लेना, वह व्यक्ति 10 रुपए के नोट के माध्यम से आपका भुगतान करता, तो वह गलत नहीं कर रहा। वैधानिक रूप से आप लेने से अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर हम 10 रुपए की नोट से 1000 का भुगतान लेने से मना कर देते हैं। वह व्यक्ति भुगतान देने के लिए स्वतंत्र है। अगर वह कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं बड़ी नोट है, इसी के माध्यम से हम लेंगे, तो आप मजबूर हैं, आप लेने के लिए बाध्य हैं, उसे इनकार आप नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो वैधानिकता के साथ साथ कानूनी प्रावधानों के साथ साथ हम और आप जो हैं व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखते हैं। क्लियर हुआ? लीगल टेंडर मनी। तो हमने बताया कि वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के 2 भागों बांटे जाते हैं, विधि ग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। तो अभी हमने विधि ग्राह्य मुद्रा बताया, अब हम आते हैं ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, ऐसी मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करता है या नहीं करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इस मुद्रा से भुगतान ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐच्छिक मुद्रा, हम किसी को चेक से पेमेंट दे रहे हैं, चेक को वह एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, या हम किसी दुकान पर कोई सामान कर, हम पेटीएम या फोन पे या गूगल से पेमेंट करें, गूगल पे, वह एक्सेप्ट करता या नहीं करता, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम किसी को फोर्सली बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आप इसी मुद्रा से आप भुगतान को स्वीकार करिए। यहाँ पर तो ऐच्छिक मुद्रा को 2 भागों में हम बांटते हैं, एक होता है बैंक मुद्रा और दूसरा है साख मुद्रा। बैंक मुद्रा और साख मुद्रा, बैंक मुद्रा और साख मुद्रा, बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी। इसके बारे में, बैंक मनी भी ऐच्छिक मुद्रा है, क्रेडिट मनी भी ऐच्छिक मुद्रा। आपसे कोई पूछता है कि ऐच्छिक मुद्रा क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कोई भी ऐसी मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भुगतान अपनी इच्छा से स्वीकार करता या नहीं करता।
हम उसको स्वीकार करने के लिए, उस मुद्रा के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इसे हम ऐच्छिक मुद्रा के रूप में जान। तो ऐच्छिक मुद्रा का पहला बैंक मुद्रा, कोई भी ऐसी मुद्रा जिसे ग्राहक के डिमांड पर बैंक द्वारा जारी की जाती है और जिसका भुगतान बैंक करता हो, उसे बैंक मुद्रा कहते हैं। जैसे डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर, यह क्या है? आपका बैंक मुद्रा। बैंक अपने से डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाता। जब हम बैंक के पास जाते हैं और उसे ड्राफ्ट बनाने का रिक्वेस्ट करते हैं, तो बैंक हमसे पैसा लेता है और अपना कमीशन चार्ज करके हमको पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर संस्था के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे देता है। तो इसे बैंक ड्राफ्ट कहते। बैंक ड्राफ्ट एक शहर से दूसरे शहर के लिए बनाया जाता, एक क्षेत्र से दूसरे। वही बैंकर चेक लोकल लेवल पर बनाया जाता, एक शहर के अंदर के लिए भुगतान करने के लिए बैंकर चेक का प्रयोग होता। क्लियर हुआ? तो बैंक मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा। अगर हम किसी व्यक्ति को हमें भुगतान करना, इसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, वह एक्सेप्ट नहीं करता तो हम उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बैंक मुद्रा का एग्जाम्पल, डिमांड ड्राफ्ट। दूसरे की जब हम बात करते हैं, बैंकर चेक, बैंकर चेक की हम बात करते हैं, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, यह हमारा, यह बैंक मुद्रा है। तो बैंक मुद्रा की परिभाषा एक बार हम फिर बताते हैं कि बैंक मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है या बैंक मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा का वह प्रारूप है जिसे कस्टमर की डिमांड पर, किसी व्यक्ति की मांग पर बैंक द्वारा जारी किया जाता है और उसका भुगतान भी बैंक द्वारा ही किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने, अब अगला साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। साख मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा का एक विशेष प्रारूप है। साख मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा का एक विशेष प्रारूप है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि साख मुद्रा क्या। तो हमने कहा साख मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा का एक विशेष प्रारूप है जो किसी व्यक्ति या संस्था के क्रेडिट के आधार पर जारी की जाती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर भी जारी की जाती है और संस्थागत स्तर पर भी जारी की जाती है। इट इज इशूड ऑन द इंडिविजुअल ग्राउंड एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस आल्सो। तो साख मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जो किसी व्यक्ति या संस्था के क्रेडिट पर जारी की जाती, इसके भुगतान की गारंटी नहीं ली जा सकती। बैंक में जब हम अकाउंट खोलते हैं तो आजकल बैंक हमको एक चेक भी काट कर दे देते हैं, चेक बुक दे देते हैं और उस चेक बुक के माध्यम से हम समय समय पर लोगों को पेमेंट करते हैं। तो चेक का भुगतान हमेशा गारंटेड नहीं होता। हमारे अकाउंट में पैसा है तो बैंक चेक की वैलिडिटी को चेक करके, एथराइज सिग्नेचर को चेक करके वह भुगतान कर देते हैं।
अदरवाइज वह भुगतान नहीं करते हैं। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, साइन मिसमैच हो रहा तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐच्छिक मुद्रा, साख मुद्रा हमारे क्रेडिट के। तो इसका जब एग्जाम्पल देते, हमने चेक कहा, प्रतिज्ञा पत्र की हमने बात किया, प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र, हुंडी, यह सब के सब क्या है, विनिमय पत्र, हुंडी, यह कहीं न कहीं जो है साख मुद्रा है। जब इसे हमेशा क्रेडिट के आधार पर जारी किया जाता। यहां पर देखिए हमने लिखा प्रतिज्ञा पत्र, प्रामिजरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है जिसमें दो पार्टी होते हैं, एक लेनदार होता है और एक देनदार होता है। एक भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। प्रतिज्ञा पत्र के बारे, प्रतिज्ञा पत्र एक विशेष प्रकार की मुद्रा जिसके माध्यम से धारक एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित मौद्रिक मूल्य अदा करने का वचन देता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिज्ञा पत्र में केवल दो पक्ष होते हैं, एक ड्राई होता है जिसे पैसा प्राप्त करना, एक ड्रायर जो जारी कर रहा हो। विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा तीन पार्टियां होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा तीन पार्टी होगी, एक लेनदार, एक देनदार और एक गारंटर होता। सपोज दैट मिस्टर ए जो है बी के पास जाते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। बी के पास आए कि आप मुझे एक निश्चित अमाउंट दे दीजिए, मैं एक सर्टेन टाइम बाद आपको पेमेंट करूंगा। इंटरेस्ट भी यहाँ चार्ज हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं भी चार्ज। यहाँ पर सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर तय होता है। तो उन्होंने क्या किया कि मिस्टर ए बी के पास पैसे के लिए गए। बी ने कहा ठीक है, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है जब मैं किसी और से दिला देता। मिस्टर बी ने सी के पास इनको भेज दिया, कहा कि आप सी के पास जाइए, सी हमारे गारंटी पर पैसा आपको दे देंगे। तो आपने देखा एक क्या हुए, लेन, इन्होंने पैसा उधार लिया, इन्होंने पैसा दिया, और बी क्या हुए, गारंटर हुए। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑलवेज तीन पार्टीज होती है, अंडरस्टूड हुआ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक वित्तीय प्रपत्र है जिसके माध्यम से व्यवहारिक जगत में लेन देन किया जाता है। यह स्वेच्छा के आधार पर जारी किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। हम किसी से लेन देन करते हैं तो एक सिंपल पेपर पर भी साइन करा करके रख लेते हैं सबूत के तौर पर, या कभी स्टैम्प पेपर ला करके सबूत के लिए रख लेते हैं इत्यादि। आप देखो हमारी नोट्स भी है, हमारी नोट्स भी प्रतिज्ञा पत्र है। उस पर क्या लिखा होता, आरबीआई का गवर्नर कहता है कि मैं धारक को एक निश्चित मूल्य अदा करने का वचन देता हूं। तो यह धारक से, जो नोट का बियरर है, होल्डर है, उससे वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि हम धारक को एक निश्चित मूल्य अदा करने का वचन दे रहे हैं। अंडरस्टूड। तो हमारी नोट्स क्या है, प्रतिज्ञा पत्र है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिज्ञा पत्र क्या, तो आप कहना प्रतिज्ञा पत्र एक विशेष प्रकार का प्रपत्र है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति आपस में लेन देन करते हैं और एक निश्चित मूल्य अदा करने का वचन देते हैं। हमारी नोट्स को प्रतिज्ञा पत्र भी माना जाता,
क्योंकि उसमें आरबीआई का गवर्नर धारक को निश्चित मूल्य अदा करने का वचन देता। लेकिन आरबीआई का गवर्नर जो है धारक को जो निश्चित मूल्य अदा करने का वचन देता, वह अपने बिहाफ पर नहीं देता, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर देता। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीसरा पक्ष हो गई, गारंटर हो गई। तो हमारे रुपए को कुछ लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी देखते हैं। तो इंडियन करेंसी को प्रतिज्ञा पत्र के श्रेणी में भी रखा जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज की श्रेणी में भी रखा जाता। तो अभी हमने ऐच्छिक मुद्रा को डिस्कस किया कि ऐच्छिक मुद्रा के दो भाग हैं, बैंक मुद्रा है और शाख मुद्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो मुद्रा के वर्गीकरण का चार्ट बनाया, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर, तो हमने दो को आपके साथ डिस्कस कर लिया। तीसरा हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक स्वरूप के आधार पर। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को तीन भागों में बांटा गया, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। ऐसी मुद्रा को वस्तु मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा को वस्तु मुद्रा कहते हैं, या ऐसी व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था का, जहां एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का हम भुगतान करते हैं, वस्तु के माध्यम से भुगतान करते हैं। चावल पाने के लिए गेहूं का हमने भुगतान किया, गेहूं पाने के लिए हो सकता हम दाल का भुगतान करें। इस भारत कुछ रशिया से तेल खरीदता है, पेट्रोल, उसके भुगतान के रूप में वह चाय और कॉफी रशिया को देता है। तो यह वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में विनिमय का कार्य वस्तुओं के माध्यम से होता है। हम वहां पर एक आपस में समझौता तय करते हैं, अब खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं, उसके आधार पर उतने मूल्य की दूसरी वस्तु हम संबंधित पक्ष को देते हैं। तो आज भी आदिवासी इलाकों में या ग्रामीण अंचलों में कुछ न कुछ वस्तु व्यापार देखने को मिलता। किसानों के परिवार में भी एक किसान के पास गेहूं नहीं है तो दूसरे से गेहूं ले लेता, बदले में उनको अन्य फसल दे देता, या कहता है कि अभी हमें गेहूं दे दीजिए, जब हमारे पास गेहूं होगा तो उतना हम गेहूं आपको वापस कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यह यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो यह मुद्रा का वर्गीकरण हमने अभी वस्तु, हालांकि वस्तु व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में या आदिवासी अंचलों में हो रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता, अनुपलब्धता की समस्या को देखते हुए इस प्रकार के ट्रेड को शुरू किया गया। यहाँ पर धातु मुद्रा, जब प्राचीन काल में हमारा समाज व्यवस्थित नहीं था तो वस्तु मुद्रा, धीरे धीरे समाज व्यवस्थित हुआ, कबीलाई समाज से हम राजतंत्र में आए, तो राजतंत्र के अंतर्गत जो है धातुओं की मुद्रा, तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा। तो धातु मुद्रा एक निश्चित धातु की बनी होती है और उस पर संबंधित देश के राजा की सील लगी होती है, लोगो लगा होता है। धातु मुद्रा में स्पेसिफिक मेटल यूज किया जा, कभी कभी मिश्र धातु की भी मुद्रा होती थी, विभिन्न धातुओं की मिली हुई, तो वहां पर डिफाइन किया गया होता है कि उसमें कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना तांबा है या कितना। आप इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुनते हो, जिसे इतिहासकारों ने पागल कहा
कि उसने सोने की मुद्रा और तांबे की मुद्रा का मूल्य एक समान कर दिया था। तो इस दोनों की सोना का मूल्य अधिक होता है, तांबा का मूल्य कम होता। तो वर्तमान में धातु मुद्रा भी अब प्रचलन में नहीं रह गई। अब धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा प्रचलन में आ चुकी है। क्लियर हुआ या अंडरस्टूड हो गया? तो पत्र मुद्रा के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज अभी हम इतना ही आपके साथ डिस्कशन को यहीं पर बंद करें, फिर आगे हम पत्र मुद्रा आपके साथ परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। दिवाली की शुभकामना, बेहतर भविष्य की शुभकामना के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर बंद करता हूं। धन्यवाद।